मॉडर्न हिस्ट्री में हमने डिसाइड किया था कि हम आज जो है वो जितने भी जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है बिटवीन 1857 टू 1947 या फिर उससे पहले के भी उन सभी को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करते जाने हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या करेंगे कि थोड़ा इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट को लिंक करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी आंसर आपको करना है तो एक प्रॉपर जो है वो आपको कोशिश करनी है कि उसको एक सेंटेंस बनाकर जो है वो आंसर करना है। एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं करना, सोच कर आंसर करना है बिल्कुल क्लियर से, ताकि चीजें हमें याद रहे, कंसेप्ट फैक्ट हमें जो है वो ज्यादा टाइम तक याद रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, रिफॉर्म्स जो है वो भारत में तीन तरह से हुए हैं, एक सोशल, एक रिलीजियस और तीसरा पॉलिटिकल। सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल। अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स शुरू कब हुए थे? तो रिफॉर्म्स की शुरुआत, मॉडर्न रिफॉर्म्स की शुरुआत जो है वो 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में हुई थी। यानी कि ऑलमोस्ट इन दोनों सेंचुरीज के बीच में जो है वो राजा राम मोहन रॉय जो है वो सबसे पहले रिफॉर्म्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो बनाते हैं सबसे पहले आत्मीय सभा। ये कोशिश करते हैं कि रिफॉर्म किए जाए। तो रिफॉर्म्स तीन तरह के, सोशल, जब हम सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम कुछ पुराना रिवाइव कर रहे हैं या फिर हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज सोशल चेंज। रिलीजियस चेंज, जब हम कह रहे हैं कि जो ट्रू जो टीचिंग्स है उसको फॉलो किया जाए, ठीक है, तो वो हो गया रिलीजियस। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो जब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, कि भाई अब हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। लाइक अगर हम बात करें पार्लियामेंट हो गया, या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, तो उन सभी में हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। देन उसके बाद एक कोटेशन है ये, और ये कोटेशन जो है वो GW.F. हेगल ने दी है। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है। इन्होंने कहा है कि नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट अ रेनेसांस। नवनीकरण के बिना कोई भी रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास, ये आपको लर्न करके रखना है, आप अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट अ रेनेसांस, मतलब नवनीकरण, नई सोच का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो किए जा सकते हैं, ऐसा जो है वो इसमें कहा गया। अब शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले भारत की ना एक, नॉर्मली अगर हम बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा है। और कौन सी एज को गोल्डन स्पैरो कहा गया है अंकिता मैम भारत में? मतलब गोल्डन एज कहा गया है, गोल्डन स्पैरो कौन सी एज को कहा गया है? वो गोल्डन पीरियड कोई और बता सकता है? जिसको पता है बता दो कि कौन सा जो फेज है जिसको गोल्डन पीरियड कहा गया है भारत की हिस्ट्री में। सो एंशियंट पीरियड को। हाँ, एंशियंट में कौन सा? सो 3000 BC से लेकर 10th सेंचुरी AD तक। नहीं 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 नहीं, बीच में तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था ना। गुप्त वाला, थर्ड सेंचुरी से लेकर सिक्स सेंचुरी तक, एडी दोनों। थर्ड सेंचुरी एडी से लेकर सिक्स सेंचुरी जब गुप्ताज रूल कर रहे थे, तो उसको गोल्डन पीरियड कहा गया है, ध्यान में रखना। तो भारत के पास एक रिच हेरिटेज थी और कल्चर। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक यही माना जाता था। भारत के पास जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे ना, मतलब तब तक ऐसा कंसिडर किया जाता था कि इंडिया सुपीरियर है। ठीक है, इंडिया के पास रिच कल्चर, हमारे पास है क्योंकि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इतनी पुरानी थी। तो तब तक भारत के पास, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक भारत के पास एक रिच हेरिटेज और कल्चर थी। और जितने भी जो है वो इंट्यूडर्स जो है वो भारत में आए, जितने भी लाइक इन्वेडर्स हो या कोई भी पर्सनालिटी लाइक दिल्ली सल्तनत के पर्सनालिटीज हो या मुगल्स हो बाद में, उन सभी ने क्या किया है, भारत को अपनी धरती का और जो भी यहाँ का कल्चर था उसमें जो है वो मॉडिफाइड हो गए। मतलब उन्होंने क्या कंसीडर किया कि भारत का कल्चर क्या है, सुपीरियर है, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्म कर गए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अकबर, या फिर अगर हम बात करें मुगल्स, जो कि भारत में फिर उन्होंने यहाँ के जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो करना शुरू किया, ठीक है, समझना शुरू किया। और इसका एग्जाम्पल रहता है मिक्स्ड कल्चर में, लाइक आर्च एंड डोब हिमाचल में भी एग्जाम्पल है इसका। तो जब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन इंडिया का कल्चर सुपीरियर रहा, यह है फेज ब्रिटिशर से पहले की। लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो केस कुछ अलग चलता है। अब वो कैसे अलग चलता है,
14th से 15th सेंचुरी, 14th 15th सेंचुरी यूरोप में ना रेनेसांस की फेज है। मतलब यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड है वो 14th से 15th सेंचुरी के बीच में शुरू होता है। अब भारत में कब शुरू हुआ? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में, मॉडर्न इरा। तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने खुद को सुपीरियर समझा। ब्रिटिशर्स कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर देन इंडिया। इवन जो 18th सेंचुरी है उसको ब्रिटिशर्स ने डिफाइन किया डार्क एज, कि ये क्या है? डार्क एज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फॉल्टी रिचुअल चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, लूट मार हो रही है, सती प्रथा यहाँ चल रही है, यहाँ पे विडो रिमैरिज नहीं हो रही है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज चल रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा है, रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है फोर्सफुली। तो इसको कहा गया है डार्क एज, ब्रिटिशर्स ने इसको कहा है। तो देन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि वी आर सुपेरियर, और हमने ब्रिटिशर्स को फॉलो किया। ब्रिटिशर्स ने हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में जो एजुकेटेड इंडियंस है उनका रोल रहता है, और उसको कहते हैं रिफॉर्म्स। जो ये पूरी प्रोसेस रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हुई है रिफॉर्म्स। और फिर हमने क्या किया है कि हमने साइंटिफिक लाइन पर, हमने मॉडर्न लाइंस पर जो है वो अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया। और इसमें जो वेस्ट का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें देखो 1857 से पहले आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, कौन कौन से में बने आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज? आत्मीय सभा 1814 में और ब्रह्मो समाज 1828 में। 1828। तो ये दो सबसे पहले बने थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट किया, बट लेकिन इंडियन कल्चर को लीव नहीं किया, इंडियन कल्चर को नहीं छोड़ा। तो इसलिए कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि ठीक है, कुछ अगर वेस्ट में अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करो, कुछ ईस्ट में अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करो, तो दोनों को मिलाकर हमें अपनी सोसाइटी को बेस्ट बनाना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद जो ये रिफॉर्म्स मूवमेंट जो शुरू होती है आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज में, इसमें फोकस किया जाता है वन गॉड कंसेप्ट पे। कहा जाता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वुमेन इंपावरमेंट या फिर सोशल इंपावरमेंट को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा, प्लस साथ में फोकस किया जाएगा उपनिषद पे। अब मुझे यहां पर बताओ कि राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी क्या थी। ज्योति मैम आप बताओ कि राजा राम मोहन रॉय क्या सोचते थे रिलेटेड टू द रेनेसांस या फिर रिफॉर्म्स? सर राजा राम मोहन रॉय को ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया था इंडिया में। ओके। और उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी सभा का मतलब फाउंडेशन रखी जो रिफॉर्म्स के बारे में बोल रही थी, लाइक आत्मीय सभा, और बाद में जिसको ब्रह्म समाज में कन्वर्ट किया गया। और रिलीजियस रिफॉर्म्स में इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के लिए काफी कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं। और वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने, और मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी, कि जो वेस्ट में ठीक है उसको हम यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने जैसे वेदांता कॉलेज बनवाया, फाउंडेशन रखी 1825 में। 1825 या 1826? सर 1826 सर। ठीक है, और पॉइंट? और सर इन्होंने पॉलीगैमी को भी इन्होंने कंडेम किया था। ठीक है, ओके, नाइस। अभी देखो एक ये पॉइंट आता, जैसा आपने ये कहा ना कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, तो जब संस्कृत कॉलेज का एक्सपेंशन कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स, तो राजा राम मोहन रॉय ने उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी थी और कहा था कि रुको भाई, ऐसा मत करो, हमें जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए। तो आप इसको वहां पर भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइफ है 1817 से लेकर 1905 तक रहा है, ठीक है। 1905 में एक सेशन हुआ था, नेहा मैम कहां पर हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1905 का, और कौन प्रेसिडेंट थे 1905 का सेशन?
जल्दी बताओ। कोई और? गोपाल कृष्ण गोखले। सर गोपाल कृष्ण गोखले। सेशन कहाँ हुआ था? बनारस। बनारस। और एक स्पेशल मूवमेंट भी बनी थी यहाँ पे, कौन सी थी वो? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और कोई इवेंट हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला आंसर था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कोई और? एक पॉइंट और बचता है यहाँ पे। अंकिता मैम, एक पॉइंट और है। गोपाल कृष्ण गोखले से लिंक करता है, याद करो जल्दी जल्दी। सर थर्ड टाइम सुसाइड किया। नहीं, सर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक आईएनसी का सेशन लीड किया था। नहीं सर जो है ना फॉर्मेशन की थी। हाँ फॉर्मेशन की थी, कौन सी? सर नाम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में। ठीक है, अब देखो देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो 1817 से लेकर 1905 तक 1839 में इन्होंने एक तत्व बोधिनी सभा बनाई थी। तत्व बोधिनी सभा का जो काम था ना, वो ट्रुथ को रिसर्च करना था, मतलब ट्रुथ के ऊपर काम कर रहे थे लोग। स्पिरिचुअल जो ट्रुथ होता है ना, उसको स्टडी कर रहे थे ये लोग। फिर इनको पता चला कि कोई ब्रह्म समाज भी है। राजा राम मोहन रॉय की डेथ कब हुई थी? 1833। 1833। तो 1833 में राजा राम मोहन रॉय तो चले गए थे, ठीक है। ब्रह्म समाज जो है वो एक तरह से लीडरलेस हो गया था। तो देन उसके बाद 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन करते हैं ब्रह्म समाज को और एक न्यू लाइफ देते हैं ब्रह्म समाज को। तो फिर इनके दो टारगेट रहते हैं। अब यहां से ध्यान रखना, जो हम ब्रह्म समाज के टारगेट पढ़ रहे हैं ना देवेंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे, वो देवेंद्रनाथ टैगोर के इनिशिएटिव है रिफॉर्म्स के लिए सोसाइटी में। तो अगर आपको लिखने के लिए आता है ना मेंस में कि देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या रोल रहा है रिफॉर्म्स के लिए, तो आप यही पॉइंट ऐड करोगे सेम। तो देखो पहले दो टारगेट क्या रहते हैं इनके। पहला टारगेट रहता है कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स करने हैं, लाइक जो वर्शिप का सिस्टम है, ठीक है, उसको कंडेम्ड किया कि आइडल वर्शिप नहीं होगी भाई, भगवान एक ही है। फिर जो फॉल्टी रिचुअल्स है, ठीक है, जो प्रीस्टहुड वाला जो कंसेप्ट चल रहा था कि ब्राह्मण नॉमिनेशन हो रहा था, उस सभी को कंडेम्ड किया कि फॉल्टी रिचुअल्स नहीं होंगे, ठीक है, एक इक्वालिटी का कंसेप्ट होगा। तो वो इन्होंने फॉलो किया। फिर उसके बाद इन्होंने साथ साथ में इनका एक और टारगेट भी था, दैट इज अपोजिंग क्रिश्चियन मिशनरीज। ऐसा क्यों ये क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने अपोज करने की बात करी? इवन लाइक भारत तो सारे धर्मों को एक्सेप्ट करता है, क्यों उन्होंने फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज किया? कन्वर्जन कर रहे थे वो लोग हिंदूज की क्रिश्चियनिटी में। ओके, मैंने पहले कहा था कि आंसर को, जो आप आंसर बोलोगे उसको एक बेस देना है। यहां पे कन्वर्जन तो ठीक है, लेकिन आप पहले बताओगे कि चार्टर एक्ट 1813 के अंडर जाओ, क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री हो गई थी भारत में, फिर उसके बाद कन्वर्जन शुरू हो गया था। हमें ना जो स्टेटमेंट हम बोलेंगे उसको प्रॉपर जस्टिफाई करना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ना मतलब हेल्प रहेगी, चीजें और अच्छे, कंसेप्ट और अच्छे से लर्न होना शुरू होंगे। देन उसके बाद केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है 1858 में। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की जो ब्रांचेज है उसको बहुत जो है वो बंगाल में स्प्रेड किया, लेकिन ब्रांच को बंगाल से बाहर नहीं जाने दिया। बट लेकिन ब्रह्म समाज के आइडियाज जो है वो बाहर चले गए। तो ये होता है ना कि कोई फ्रांस से भारत में नहीं आया था, लेकिन फ्रांस से आइडिया भारत में आ गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। तो सेम ऐसा ही कि जो ब्रह्म समाज के आइडियाज थे वो बंगाल से पहुंच गए बॉम्बे, पहुंच गए मद्रास। लेकिन केशव चंद्र सेन ने कोशिश करी कि ब्रह्म समाज को एक्सपैंड किया जाए। इसमें एक तो रिफॉर्म्स की प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ, जिसमें कास्ट सिस्टम को इंक्लूड किया गया, एक तो कंडेम्ड किया कास्ट सिस्टम को, दूसरा इन्होंने ना इंटरकास्ट मैरिजेस भी करानी शुरू कर दी थी। और उन्होंने बहुत रेडिकल अप्रोच करी और इन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज के जो सेंटर्स है वो बाहर होने चाहिए बंगाल से, पूरे नेशन वाइड जो है वो स्प्रेड हो। बट लेकिन 1865 में टैगोर क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल्ड कर देते हैं ब्रह्म समाज से, और एक तरह से स्प्लिट होता है, जिसको अगर हम बात करें ब्रह्म समाज ऑफ सेन, केशव चंद्र सेन अलग बनता है, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का। अब अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में
कि ब्रह्मो समाज की चैलेंजेस क्या थे। तो चैलेंजेस में आप ये बता सकते हो कि फ्रिक्वेंट स्प्लिट होने की वजह से जो है वो ब्रह्मो समाज में जो है वो फिर क्या हुआ कि उसका जो मेन टारगेट था वो मिस होता गया और फिर धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई। तो एक बार तो ये स्प्लिट हुआ, फिर उसका 1878 में भी ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ है। जो आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था जो केशव चंद्र सेन का, वो चाइल्ड मैरिज केस में फंस जाते हैं, अपनी बेटी की शादी जो वो चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन स्प्लिट होता है। लेकिन हमें क्या करना है, ये स्प्लिट वगैरह फैक्ट होते हैं हमें याद करके रखने हैं। 1878 में, 1865 दो ईयर, 1828 में बना था, 1842 में ज्वाइन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और उसके बाद 1858 में केशव चंद्र सेन की एंट्री हुई थी, 1862 में जो है वो आचार्य बन गए थे, और 1865 में उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को बाहर निकाल दिया था, और 1878 में अगेन स्प्लिट हुआ था केशव चंद्र सेन वाले ब्रह्मो समाज में। तो अब क्या कंट्रीब्यूशन रहते हैं ब्रह्मो समाज के, वो हमें समझना है। तो पहला तो रहता है कि इन्होंने वन गॉड कंसेप्ट को प्रमोट किया कि भगवान एक ही है। अब ये जो भगवान एक ही है, ये निर्गुण भक्ति में आता है, सगुण भक्ति में आता है? बताओ, निर्गुण भक्ति में आएगा, सगुण भक्ति में आएगा? अंकिता मैम, क्या होती है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति? किसी और को बताओ। निर्गुण जब कोई रूप नहीं है, सगुण जब हम एक रूप को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक भगवान, तो दैट इज राम भगवान या पर ब्रह्म, तो हो गया वन गॉड कंसेप्ट कि भगवान एक ही है सबका, कोई अलग नहीं है, किसी का नहीं। ठीक है, इन्होंने इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट किया, ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो फॉल्टी रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। और एक जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज कि इन्होंने जो डिवाइन जो अवतार थे ना, उसमें जो है वो फेथ नहीं बिलीव किया। इन्होंने कहा कि खुद पे विश्वास करो और उपनिषद को पढ़ो, वही हमें जो है ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो है वो हमें जो है वो साल्वेशन अटेन होगी या मोक्ष अटेन होगा। निर्वाण कहा जाता है बुद्धिज्म में, और कैवल्य कहा जाता है जैनिज्म में। तो देखो ये साथ साथ में याद रखना, निर्वाण कहा जाता है बुद्धिज्म में मोक्ष अटेन करने को, और कैवल्य कहा जाता है जैनिज्म में, और हिंदुइज्म में कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति। देन उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। ये बनाया ब्रह्मो समाज के लाइन पे महाराष्ट्र में। कौन थे फाउंडर प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ओके, आत्माराम पांडुरंग जो है वो इसके जो है फाउंडर थे। देन उसका आर्य समाज, आर्य समाज बनाया था मूल शंकर ने। कौन थे ये मूल शंकर और कौन से ईयर में आर्य समाज बनाए? नेहा मैम आप बताओ। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती और 1875 में बना। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। क्या टारगेट था आर्य समाज का? इसका मोटो था मतलब गो बैक टू वेदास। एक तो मोटो हो गया, ठीक है, और आर्य समाज ने स्टार्ट करा था शुद्धि मूवमेंट, मतलब जो हिंदू थे वो जो नॉन हिंदू में कन्वर्ट हो गए थे उन्हें वापस, मतलब उसके लिए। ठीक है, ये भी अच्छा, शुद्धि मूवमेंट। और डीएवी स्कूल। आर्य समाज के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन्होंने मैरिज एज गर्ल्स की और बॉयज की इंक्रीज करी थी। इन्होंने बहुत सारी मैरिजेस भी करवाई और मैरिज एज, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वॉइस रेज करी है। तो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको मूल शंकर भी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, 1875 में बनाया गया था। गो बैक टू वेदास जिनका स्लोगन था। और शुद्धि मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी विद द ऑब्जेक्टिव कि जो है वो एक तो सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो, सेकंड उसके बाद जो फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ उनको दोबारा से रिकन्वर्ट किया जाए हिंदुइज्म में, स्पेशली लोअर कास्ट की अगर हम बात करें। अच्छा, 1873 में ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम क्या है और किसने बनाई है? फेमस है बहुत। 1873
सत्यशोधक समाज। किसने बनाया? सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, 1873, ज्योतिराव फुले। एक बिथुन स्कूल है, वो कौन से ईयर में बना है? 1849। और उसके सेक्रेटरी कौन थे? ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में 3 पॉइंट्स। डायरेक्ट बोल दूं कि फिर से वो? हाँ, डायरेक्ट अभी, लाइक वो आपकी इच्छा है। So Ishwar Chandra Vidyasagar was a great scholar and reformer who contributed in widow remarriage and upliftment of the weaker sections of the society. And उन्होंने एक he opened a Sanskrit college to break the monopoly of Sanskrit. To break the monopoly of Brahmins of their Sanskrit. संस्कृत क्या था वो? टू ब्रेक डाउन द, To break down the monopoly of Sanskrit scripture, Sanskrit. ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। To break the monopoly of their Sanskrit. जो एक आइडियोलॉजी बन गई थी ना कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन कुछ ऐसा करके। ठीक है, Priestly monopoly, sir. ठीक है, प्रीस्टली मोनोपोली। ओके, Yes, sir. So, विडो रिमैरिज एक्ट कौन से ईयर में आया हुआ? 1856 में। 1856। ओके, स्लेवरी अबॉलिशमेंट कौन से एक्ट के अंडर हुई थी नेहा मैम? स्लेवरी अबॉलिशमेंट हुई कब थी भारत में? स्लेवरी कब अबॉलिश की गई थी? ज्योति मैम आप बताओ। सर गवर्नमेंट ये चार्टर एक्ट 1833 में की गई थी, पर फिर बाद में लॉर्ड एलनबर्ग ने स्लेवरी अबॉलिश की थी 1843 में। ठीक है, ओके। और विडो रिमैरिज एक्ट आया था 1856 में। अच्छा, ये रामकृष्ण मिशन क्या है? अंकिता मैम आप बताओ। ईयर मैंने लिखा है 1897। सर रामाकृष्ण मिशन की जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद 1897 में। और इन्होंने ये जो नाम रखा था ये अपने गुरु के नाम पे रखा था। और सर इन्होंने ब्रदरहुड को प्रमोट किया था बहुत ज्यादा। ठीक है, और इन्होंने एक कंसेप्ट कहा था ना उन्होंने साल्वेशन के रिगार्डिंग। अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो सोसाइटी को सर्व करो, तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर मद्रास में है। मुझे सिर्फ एनी बसंत के साथ लिंक करके बताओ इसको। पहले तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताओ कि है क्या। ज्योति मैम आप बताओ। सर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी 1875 में इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में बनी थी? कहां पे बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी पारुल मैम? सर न्यूयॉर्क में। करो कंटिन्यू आगे ज्योति मैम। सर थियोसॉफिकल सोसाइटी में मतलब जो सर हमारे रिलीजियस लिटरेचर थे उनको कन्वर्ट किया गया था अदर लैंग्वेजेस में टू अच्छा, स्प्रेड करने के लिए उसको इन मास।
वो फिर वो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था उसका क्या काम था फिर? हाँ जी सर, वो एशियाटिक सोसाइटी थी। कौन से ईयर में बनी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नेहा मैम? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी है? ज्योति मैम आप बताओ, क्योंकि आपने ही कहा ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था, आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी से उसको लिंक कर दिया कि वो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। सर वो बहुत पहले बन गई थी, हाँ 17 के टाइम पे। हाँ, बहुत पहले, कब? 17। 16th कब बनी थी? नहीं सर, उनके टाइम कॉर्नवालिस के टाइम पे शायद हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1725 टाइम पे में। बनी थी। इसको कहते हैं कि पढ़ा नहीं है सर। वही मैंने कहा था ना कि आप पढ़ कर आए हो वही जो पहले पढ़ा था। ऐसा नहीं चलेगा, जब कहा है कि पढ़ना आना है तो पढ़ के आना है, तो फिर वो फ्रेश पढ़ा होना चाहिए, सारा याद होना चाहिए। तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर वही होगा ना कि लेवल वहीं का वहीं है, कुछ नया ऐड ही नहीं किया। अंकिता मैम कब बनी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? 1784। 1784, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग, सर सॉरी, विलियम हाँ, हेस्टिंग्स सर। लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स सर। विलियम हेस्टिंग, विलियम सर, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? पारुल मैम आप बताओ। सर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो एक ग्रुप था वेस्टर्नर्स का जिसको लीड किया था मैडम HP ब्लावात्स्की ने। और ये फाउंड हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी US में 1875 में। और फिर 1882 में उनका हेडक्वार्टर जो था वो शिफ्ट हो गया था टू अड्यार की तरफ, मद्रास रीजन में। और उनका जो एम था वो वर्क करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, कास्ट या कलर को देख के। फिर उसके बाद से जो थियोसॉफिकल मूवमेंट थी वो अलाइड हो गई थी हिंदू रेनेसां के साथ में। और इंडिया में वो मूवमेंट ये तब पॉपुलर हुई थी जब इलेक्शन हुए थे एनी बेसेंट के एज इट्स प्रेसिडेंट, जब ऑकलॉट की डेथ हुई थी 1907। और उसने फिर एनी बेसेंट जो थी वो इंडिया आ गई थी 1893 में। और उसने फिर करी थी ये जो फाउंडेशन थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस 1898 में, जहाँ पे हिंदू और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स टीच किए जाते थे। और जो फिर ये जो कॉलेज था वो एक न्यूक्लियस बन गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इन 1916 में। और बाद में फिर यहीं से होम रूलिंग मूवमेंट भी शुरू हो जाती है एक तरह से। यस सर। ठीक है, अब एक लाइन इसमें और जोड़नी है, ठीक है, वो ये कि जो ये सोसाइटी बनी है ना, देखो पहले क्या हुआ, भारत इम्प्रेस हुआ वेस्ट से, लेकिन जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी और उन्होंने ट्रांसलेट किए हमारे जो होली ग्रंथ थे उनको, फिर ये जो सोसाइटी है थियोसॉफिकल, इनके लोगों ने उसको पढ़ा, उन्होंने समझा कि नहीं पे वेस्ट का भी कल्चर बहुत रिच है, तो ये वेस्ट के जो ईस्ट का जो कल्चर है उससे बहुत इंप्रेस हुए थे, और दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मूवमेंट। फिर उन्होंने एक तरह से स्वराज का कंसेप्ट भी बाद में एक्सप्लोर किया। इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया, इन्होंने हार्मोनी सोसाइटी में लेकर आए, इक्वालिटी का कंसेप्ट ये लेकर आए। इस तरह से रिफॉर्म्स की इन्होंने बात करी सोसाइटी में। इन्होंने कहा कि लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को स्वराज के बारे में, लोगों को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए खुद के बारे में। वो सभी जो है वो इनके टारगेट रहे हैं जब हमारी वेव जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल की शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट, तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। वहाबी मूवमेंट किसने शुरू करी थी और इसका क्या टारगेट था? रिवाइवल ऑफ मुस्लिम रिवाइवल ऑफ प्योर टीचिंग्स ऑफ
इस्लाम। इस्लाम, ठीक है। कौन था इसका लीडर? वहाबी, जिसका वहाबी था इसका लीडर। कौन था इसका नाम? क्या नाम था लीडर का? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। खान नहीं है। देवबंद मूवमेंट किसने शुरू करी थी? देवबंद मूवमेंट है क्या अंकिता मैम? अलीगढ़ मूवमेंट बताओ। वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। और क्यों ये मूवमेंट शुरू करी थी? क्या टारगेट था? मॉडर्नाइज इस्लाम। मॉडर्नाइज इस्लाम, कुछ नहीं तो कुछ तो लिख के आए। एजुकेट। इनका ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम्स को पढ़ाएंगे, मुस्लिम्स को जो है वो वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाएंगे और साथ में उनको जो है वो इस्लाम के बारे में भी पढ़ाएंगे, ताकि जो है वो compete कर सके हिंदूज के साथ। तो जो आईएनसी है, आईएनसी की फॉर्मेशन को इन्होंने थोड़ा सा जो है वो कंसर्न रेज करे तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये तीनों मूवमेंट आपको कल याद होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट उसके बाद है सिख रिफॉर्म मूवमेंट। बस एक मूवमेंट यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाली मूवमेंट। अभी कल ही पढ़ा है हमने इसके बारे में। नेहा मैम बताओ। ये सर अगेंस्ट थी सिख महंत के, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे बेस्ड थी। ओके। इसमें सिख गुरुद्वारा एक्ट आया था 1922 में। ठीक है, 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट आ गया था। ओके। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी। एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी 1920 में, ठीक है, जिसने मूवमेंट को लीड किया था। और इसमें जो टारगेट था प्योर टीचिंग्स को प्रमोट करना और जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उनको एड्रेस करना और जो करप्ट महंत है उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करना। फिर उसका सिख गुरुद्वारा प्रबंधक, सिख गुरुद्वारा एक्ट आया था 1922 का, जिससे कंट्रोल जो है वो एसजीपीसी के पास चला गया था, सारे के सारे जितने भी श्राइन्स हैं। अच्छा, ये जो मूवमेंट हुई है इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अब इम्पैक्ट ध्यान से सुनना। इम्पैक्ट आपको 3 एंगल्स पे बताने हैं। पहला, सोसाइटी। दूसरा, वुमेन। थर्ड, डिप्रेस्ड क्लासेस। अब आपको ये बताना कैसे है, एक एक एग्जाम्पल ऐड करके। शुरुआत करते हैं अंकिता मैम आपसे। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे और विद एन एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट हुई इसका इस सेक्शन के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ा और ये रहा एग्जाम्पल। सर जो ये मूवमेंट्स चलाई थी ये किसी ना किसी जो बैड एक्टिविटी जो समाज में हुई थी उसके अगेंस्ट ही चलाई थी। तो जैसे ब्रह्मो समाज चलाया था तो उन्होंने सर जो हिंदू जो थे जो ब्राह्मण उसमें डोमिनेटेड थे सर उसके अगेंस्ट बताया था कि जो ये चीज बता रहे हैं वो वही सारी चीजें सही नहीं है, क्योंकि वेदास और उपनिषद कुछ और बताते हैं। तो इसके लिए सर उन्होंने वेदों और उपनिषदों को सर बंगाली में ट्रांसलेट किया था ताकि जो लोकल पीपल है वो उसको पढ़ सके और समझ सके कि एक्चुअल में इनमें बोला गया था जो ब्राह्मण थे वो क्योंकि गलत चीजें फैला रहे थे समाज में। ठीक है। पारुल मैम आपकी बारी। सर जो इम्पैक्ट था इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का वो कहीं ना कहीं पे लोगों को इन मूवमेंट्स ने मतलब अवेकन करा था। और अगर सोसाइटल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो जिसे राजा राम मोहन रॉय ने जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स लेके आए थे
वुमेन के लिए और अप लोअर कास्ट्स के लिए, और जो भी जैसे ज्योतिबा राव फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने जिनके लिए स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले थे, उसकी वजह से सर वुमेन को और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको अपनी जो वैल्यू थी उनकी वो थोड़ी रियलाइज होनी शुरू हुई थी। जैसे जब वुमेन ने स्कूल अटेंड करने शुरू हुए तो उनको अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता चला था, जब पर्दा सिस्टम और अनटचेबिलिटी और जो सती और प्रमोशन हुई थी जब विडोरी मैरिजेस के लिए। ठीक है, पर आपने सारे पॉइंट को मिक्स कर दिया। सर मतलब सर कि जो भी ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उसकी वजह से जो भी पहले डिप्रेस सेक्शंस थे उनको ये चीज मतलब थोड़ा अपलिफ्ट होने में एक एक स्टेयर मिली थी कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं। मतलब वो सर थोड़े से अवेयर हो गए थे अपने राइट्स को लेके। ठीक है, ज्योति मैम आपकी बारी। सर जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए हैं इंडिया में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी और 17th और 18th सेंचुरी में, उसने सोसाइटी में यूनिटी और ब्रदरहुड स्प्रेड हुआ, और जिससे 19th सेंचुरी में आते आते मतलब नेशनलिज्म भी हम बोल सकते हैं जो प्रमोट हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स तो आप लोगों ने बता दिए। सोसाइटी पे अगर हम बात करें तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे पहला तो यूनिटी। पहले तो सब लोग अलग अलग रहते थे, तो यूनिटी का कंसेप्ट आया, ब्रदरहुड प्रमोट हुआ और हार्मोनी, ये तीनों जो है वो सोसाइटी में आए। प्लस जब हमने रिफॉर्म्स की बात करी, जब हमने जो है वो रिफॉर्म सोसाइटी में किए, तो उससे सेल्फ अवेकनिंग हुई, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग। तो ये यूनिटी और ब्रदरहुड को दोनों को आपस में लिंक करता है। देन वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वुमेन का जो शेयर है सोसाइटी में वो इम्प्रूव हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो ज्योतिराव फुले की वाइफ, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें बाद में सरला देवी चौधरानी, ठीक है, कदम्बनी गांगुली, एनी बसंत, तो इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुआ रिफॉर्म्स मूवमेंट से, ताकि ये लोग भी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में, सोशल रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूशन करें। डिप्रेस्ड क्लासेस में अगर हम बात करें तो सत्य शोधक समाज, और बाद में अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर, वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल जो रिफॉर्म्स हुए इनका। क्योंकि बी आर अम्बेडकर कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ी बहुत, उन्होंने स्ट्रगल किया, वॉइस रेज करी इंजस्टिस के। पेरियार बाद में इसमें आते हैं, टेम्पल राइट, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आती है, ठीक है, और हरिजन, तो जो ग्राउंड फ्रीडम स्ट्रगल का बनता है उसमें डिप्रेस्ड सेक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो वो सभी जो है वो रिफॉर्म्स की वजह से जो है वो सक्सेसफुली जो है वो फिर जो है वो फ्रीडम में जो है वो मूवमेंट है उसमें कन्वर्ट हुआ। और सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में 1947 तक। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये पूरा कंसेप्ट है कवर होता है, ठीक है। और कल के लिए जो टारगेट रहेगा, एक तो देखो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। सेकंड, उसके बाद जो टारगेट रहेगा कल आपको जो याद करके आना है, दैट इज सिविल, ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग। जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सारे के सारे विद लीडर्स जो है वो नाम उनके याद करना, कल पढ़ के आना सारे के सारे। और ऐसा नहीं हो, ठीक है, ये मैं आपको भी अभी बता देता हूं कि पहले का जो पढ़ रखा है 2 साल 3 साल पहले का जो पढ़ रखा है वही क्लास में बता रहे हैं, नया याद करके आना सारा बिल्कुल, ताकि दोबारा ऐसा ना हो याद करने के लिए, ठीक है।